नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी सीरीज चल रही है 2015 से 2025 तक के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनका एक बेस बना के फिर उनका एनालिसिस करना डिटेल्ड, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में, है ना, किस सब्जेक्ट में जो है किस टॉपिक से, ठीक है, किस टॉपिक से किस सब टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस हिसाब से हमने एक जो है अपनी सारणी बना ली है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर ये देखें कि कितने क्वेश्चन हर साल जो है ज्योग्राफी से, एनवायरनमेंट से आते हैं, चूँकि इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी की पूरी सीरीज़ देख ली है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो तीसरी सीरीज़ में ये हम लोग एनवायरनमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर बात करें इसमें कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2025, 24, 23 लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं। 2022 में 16 आए हैं, 2021 में 12, 2020 में 20, 19 में 18, 18 में 23, 14, 8, 12 ऐसे कई प्रश्न करके जो है प्रश्न आ रहे हैं। अगर बात करें 2026 में तो क्या होगा, यहाँ भी लगभग 14 से 16 के बीच में प्रश्न तो आएंगे ही इन्वायरमेंट से, ठीक है। और इसमें ये ओवरऑल लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ओवरऑल मतलब कॉन्सेप्ट कितने हैं, हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, एक तो पहला पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, जैव विविधता हो जाएगा, प्रदूषण, जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम एवं नीतियाँ, पर्यावरणीय संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसियाँ, सम्मेलन, भारत एवं जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और विविध, ये इतने यूपीपीएससी के सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसमें बात करें तो इन टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स निकाल करके 20 से 22 कॉन्सेप्ट टोटल हैं ओवरऑल, ठीक है। इन 20 से 22 कॉन्सेप्ट में से ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 14 आते हैं तो 2 क्वेश्चन कहीं अलग से मिलेंगे, पर 80% कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे, ठीक है, इस सिलेबस से। और अगर बात करें तो हमने क्या किया, इसमें 180 से लेकर 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, एनालिसिस किया है। उसके बेस पे जो है हमने ये 20 से 22 कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि यहाँ से सिर्फ इतने 20 से 22 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं और उसके बाद आपको 10 से 12 नंबर आपके पक्के हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये पक्के ही हैं। मान लो कोई नेशनल पार्क आ गया तो वो तो आपका पक्का ही है, और ऐसा कोई साल नहीं जहाँ से एक नेशनल पार्क ना आया हो, एक झील ना आई हो, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस की, ठीक है, कि कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो पहला टॉपिक हो जाएगा अपना पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम। इसमें से एक तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से तंत्र हो जाते हैं, जैसे स्थलीय पारितंत्र हो जाएगा, वन पारितंत्र हो जाएगा, घास, मरुस्थलीय पारितंत्र, आर्द्र भूमि, ये सारे पारितंत्र हम पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार ही आते हैं। फिर कौन कौन से तंत्र के घटक हैं, जैविक, अजैविक या ऊर्जा संघटक, ठीक है। फिर भू रासायनिक जैव चक्र पूछ लिया जाता है, इसमें से जल चक्र में कभी पूछ लिया, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सबसे ज़्यादा आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल से पूछा जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड से पूछा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, है ना। फिर जीवी अनुक्रमण पूछ लिया जाता है, और एक जीवों के अन्योन्य क्रियाएँ पूछ ली जाती हैं, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं, फ्लैगशिप प्रजातियाँ क्या होती हैं, इंडिकेटर प्रजातियाँ क्या होती हैं, इकोटोन और कोर प्रभाव हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि अभी हम लोग PYQs भी देखेंगे, ठीक है। फिर उस बेस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे अपनी। बात करते हैं जैव विविधता में, तो जैव विविधता के प्रकार, मापन, और सबसे ज़्यादा यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन जैव विविधता का ह्रास का कारण, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर ex-situ और in-situ संरक्षण से एक क्वेश्चन आता है। और इस पूरे टॉपिक से मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। बस यहीं से इतने ही आते हैं। फिर बात करते हैं प्रदूषण से, तो प्रदूषण से कौन कौन से आते हैं कि उसके प्रकारों में प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण क्या होता है। फिर संबंधित कानून पूछ लेता है, जैव उपचार क्या होता है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या होते हैं प्रदूषण से, और अम्ल वर्षा क्या होती है, तथा ओजोन क्षरण। ये इतने टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी यहाँ से जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो गया 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया 1992, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। तो हम सारे प्रोजेक्ट जो है डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में, और आप लोगों का यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या बात करें तो 5वां टॉपिक हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पॉलिसीज। अधिनियम कौन कौन से होते हैं, जैसे
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए या वन्य जीवों को संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। फिर पर्यावरण संरक्षण हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया। राष्ट्रीय वन नीति हो गई 1988 हो गई, ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में होती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद क्या जाता है, छठा टॉपिक अपना पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल संगठन हो गए, एजेंसियां हो गई एवं सम्मेलन हो गए। इसमें क्या पूछ लेता है कि IUCN क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वर्ल्ड वाइड फंड हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। साइट्स हो गया, है ना, CMS हो गया, IPCC हो गया, रियो अर्थ समिट हो गया जो कि 1992 में स्टार्टिंग की गई थी इसकी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पूछ लिया गया। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट क्या हो जाएगा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पूछ लिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। सतत विकास और उसके गोल या लक्ष्य 17 गोल, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है, ठीक है। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा बात करें भारत एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट, जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या पूछता है, इसमें अपना IPCC की रिपोर्ट पूछ लिया कि IPCC की AR एनुअल रिपोर्ट 6 में क्या बोला गया है, AR 5 में क्या बोला गया है, या भारत के लिए कौन कौन से जो है संवेदनशीलताएँ बताई गई हैं, है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके आने वाले इफेक्ट क्या होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब कॉमन सेंस वाले होने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर विविध की बात करें तो विविध में जो भी मुद्दे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये यहाँ से आते हैं करंट अफेयर से। इसमें क्या होगा, PM प्रणाम कौन सी योजना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस मंत्रालय ने चलाई है। मिष्टी योजना हो गई, ब्लैक कार्बन की अवधारणा किसने दी, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या होता है, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, शुद्ध शून्य कार्बन क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, इको सेंसिटिव जोन कितने मीटर का रखा गया है, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है ना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, बस इतनी चीज़ें पढ़नी है। एक तो पर्यावरण के तंत्र के घटक, भू रासायनिक चक्र, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, ये हो गया। पर्यावरण के ह्रास के कारण या जैव विविधता ह्रास के कारण, जैव विविधता संरक्षण और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला प्रदूषण प्राथमिक द्वितीयक, संबंधित कानून, ये सारी मुद्दे देखेंगे। बस इतनी सारी चीज़ें हमको देखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कब से कब तक के, 2015 से 2025 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद बेस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछ लिया गया है, सुपोषण, यूट्रिफिकेशन की बात करें तो अभी देख लेंगे आगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर अगला पूछ लिया गया है तो 1962 में साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक लिखी गई, ये किसने लिखा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे साथ में, तो आप लोगों का डिस्कशन के बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर प्रवाल विरंजन क्या होता है और उसके लिए कौन से कारण सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जैव भू रासायनिक चक्र से पूछ लिए गए हैं। ये पारिस्थितिक निकेत क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग इको सेंसिटिव निके बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम से पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। और बात करें इससे कैसे पूछे जाते हैं कि मतलब जैसे मानव गतिविधियों से होने वाले प्रभाव क्या होते हैं, या एक तरफ पहला कथन दूसरा कथन दे देंगे, बोलेंगे पहला सही है कि दूसरा सही है, बस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं, ये फूड चेन से हो गया, है ना। सबसे अधिक स्थिति पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। फिर कभी कभी कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि ये किसने दिया, जैसे इको सिस्टम, पारिस्थितिकी किसने दिया, पारिस्थितिक तंत्र किसने सबसे पहले यूज किया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आधार पे हमने अपना पूरा का पूरा जो है चीज़ें, ये जैसे एक तरफ झील दे दिया जाता है, एक तरफ राज्य दे दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देख के हमने अपना सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया है, और ये सारे क्वेश्चन अभी देखने का टाइम नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, मतलब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
ताकि आप लोग देख पाएँ, प्रूफ भी देख पाएँ, है ना। तो इनके बेस पे हमने अपना ये कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। इतना सारा पढ़ के बस इतना, हाँ यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा तो है क्योंकि यही टॉपिक जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी होगा, ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो मच इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के, है ना, मस्ट एकदम। तो अगर बात करें सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अगर बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। मान लो हमारे घर में एक गाय है, ठीक है। तो गाय हो गया, गाय के साथ में अन्य जानवर हम हो गए, और हमारे आसपास पेड़ पौधे हो गए, और क्या हो गए, पत्थर हो गया, और लकड़ियाँ पड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें मिला के, जीवित और आजीवित दोनों चीज़ें मिला के, ठीक है। इन दोनों का पूरा समुदाय और उनकी आपस में एक दूसरे के साथ प्रक्रिया, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको पूरे को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में बोलें तो जैविक समुदाय और अजैविक घटकों, ठीक है। जैविक समुदाय मतलब जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, हम लोग हो गए। अजैविक घटकों में जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पेड़ तो खैर जीवित होते हैं, फिर पत्थर हो गया, लकड़ियाँ हो गई, घर हो गए, इन चीज़ों को मिला के इनके आपस में अंतर संबंधों से निर्मित जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। अगर कहें कि जैविक समुदाय शब्द को सबसे पहले किसने बोला, तो ओडम के द्वारा दिया गया था। किसने, ओडम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये बाई ओडम के लिए दिया गया था, ठीक है, हाँ। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो 1935 में किसने दिया था, एजी टाउंसले ने, ठीक है। तो ये दोनों शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैविक समुदाय शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओडम ने किया था, और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले एजी टाउंसले ने दिया था। कब, 1935 में, ठीक है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, और ये भी यूपीपीसीएस में आ चुका है, तो ये फैक्ट आपको इग्नोर नहीं करने। ये कंटेंट मैंने बहुत कम दिया है, और इसमें से अगर आप चाहते हो कि छोड़ देना पड़े या छोड़ दूँ थोड़ा बहुत, तो नहीं चलेगा। इसमें से आप कुछ नहीं इग्नोर कर सकते हो। ये मैंने इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन न लगे या ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 200 पेज का PDF नहीं दे सकता था, मैं दे सकता था, बट मैं भी पढ़ के बैठा हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ कि वो 200 पेज सिर्फ आप एक ही बार पढ़ पाओगे, और हो सकता है वो भी ना पढ़ पाओ, क्योंकि 200 पेज देख के आप बोर हो जाओगे, इग्नोर करोगे कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा। पर मैं जो ये 30 पेज का कंटेंट दूंगा, और इस 30 पेज में से अगर 14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 10 से 11 बना लोगे, है ना। और वो 200 पेज पढ़ के आप 7 से 8 भी नहीं बना पाओगे। तो ये 200 पेज देने से अच्छा ये 30 पेज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है एकदम, कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके ये वीडियो देखने का। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे ख़राब भी कर रहे हो, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे को भी पता है कि दिसंबर में ज़्यादा टाइम है नहीं, पेपर आप लोगों का आ ही गया है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि अब डिटेल में हर चीज़ पढ़ते बैठो। आपको शॉर्ट में पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आप लोगों को एनालिसिस करना है, फिर उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है। बात करें तो जीवों के आपसी संबंधों, पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कि जीव आपस में कैसे संबंध रखते हैं एक दूसरे जीवों के साथ, कि कुत्ता आता है तो बिल्ली का क्या रिएक्शन होता है, या कुत्ता बिल्ली अगर साथ में रह रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसके आसपास पर्यावरण क्या हो जाता है, पेड़ पौधे हो जाते हैं, जीव जंतु हो जाते हैं, या निर्जीव वस्तुएं भी हो जाती हैं, फिर सूर्य का प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें मिलाकर उनके अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। और बात करें तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो दिया था इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था सबसे पहले, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप अपने नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्या हो जाएगा हमारा, जैविक समुदाय, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी। अगर बात करें जैविक समुदाय क्या होता है, तो इसके लिए ये मैंने एकदम नॉर्मल भाषा में लिख दिया है कि आप सब समझ पाएँ, ठीक है। तो जैविक समुदाय के लिए शर्तें होती हैं कि एक निश्चित या एक क्षेत्र हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या हो, ठीक है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस वो सब हों, और उनके अंतर्गत भी प्रजातियाँ हों, ठीक है। और उनके मध्य परस्पर क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके मध्य कोई परस्पर क्रिया नहीं होनी चाहिए, उनके मध्य परस्पर क्रिया होनी चाहिए। तो
इस पूरे बने समन्वय या पूरे समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग? जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या निवास करती है और वो आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, ऐसे समुदाय को हम लोग जैविक समुदाय बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं जो जीवित होते हैं, ठीक है, या जिनमें जान होती है। जैसे उत्पादक हो गए, उत्पादक में कौन से आ जाएंगे? पेड़ आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, ठीक है, ये सब उत्पादक हो जाएंगे। उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता जो ये पेड़ पौधों को खाएंगे, जैसे गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गया, और इन भैंसों को खाने वाले शेर हो गए, और शेर को खाने वाला या लोमड़ी हो गया, या फिर यहाँ पे कुत्ता जो भी हो गया, और इनको खाने वाला मानव हो गया। मानव भी तो क्या है? जैविक घटक है, क्योंकि उसके अंदर जान है। और फिर अजैविक घटक की बात करें, अजैविक मतलब जिनके अंदर जीव नहीं है, ठीक है, वो उसमें क्या आ जाएगा? जैसे हमारा जलमंडल आ गया, वायुमंडल आ गया और स्थलमंडल आ गया, ठीक है। और इन्हीं तीनों मंडलों से बनकर हमारा क्या? अजैविक घटक बनता है पूरा, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। अब अगली परिभाषा आ जाती है बायोम। बायोम्स क्या होता है? बायोम्स की बात करें तो एक क्षेत्र जहाँ सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण में संयुक्त क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, और फिर पशु पक्षी क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये एकदम साइकिल चलता रहता है, और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया चलती रहती है और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी रहती है, ठीक है। तो ऐसे जो है घटक को बायोम्स कहते हैं, ठीक है। बायोम एक जैविक कटिबंध होता है, जैविक कटिबंध, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में, देखिए कि एक जैविक कटिबंध होता है, उसमें 5 ऑप्शन दे दिया, बीच में दे दिया बायोम, तो बायोम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। तो बायोम का समूह क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है, जैवमंडल। इसमें कौन कौन से घटक होते हैं? ये 3 घटकों से मिलकर बनता है। एक तो जलीय क्षेत्र पूरा का पूरा जलमंडल, दूसरा वायुमंडल और स्थलमंडल, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है जैवमंडल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपना आ जाता है, यहाँ पे एक हाईलाइट लिखा है, करके लिखा है, इसको हम हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। ये क्या लिखा है कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध को होलोकाइनोसिस कहते हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी जो है दे सकता है यूपीपीएससी, तो पढ़ लेना एकदम कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध होता है या एक दूसरे में संबंध होते हैं, उसको होलोकोइनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोकोइनोसिस, ठीक है। ये अब बात करते हैं पारिस्थितिक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मेनली 3 घटक होते हैं, एक तो अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक और ऊर्जा घटक, ठीक है। अगर हम बात करें अजैविक घटक की, सबसे पहले किसकी? अजैविक घटक। तो अजैविक घटक को भी हमने 4-5 भागों में बांटा है। एक तो जलवायविक घटक, मृदा घटक और कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, ठीक है। अगर बात करें जलवायु घटक, जलवायु में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो तापमान हो जाता है, हवा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, आर्द्रता हो जाती है। ये सारे के सारे ऐसे घटक हैं जो जैविक घटकों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये अजैविक घटक नहीं होंगे तो जैविक घटक जिंदा नहीं रह पाएंगे, या जैविक घटकों का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा, या उनकी कोई भी चीज़ें नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर तापमान नहीं होगा तो भी ये नहीं जीवित रह पाएंगे, अगर हवा ही नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कहना तो क्वेश्चन ऑप्शन में दे सकता है कि अजैविक घटक जैविक घटक के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। जैविक घटकों का कोई भी रोल नहीं है अगर अजैविक घटक नहीं हो, तो बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि जैविक घटक अजैविक घटकों की वजह से तो जीवित हैं, है ना। अब पेड़ पौधे कहाँ रुकेंगे? पेड़ पौधों को रुकने के लिए, सहारा देने के लिए मृदा संबंधी संरचना होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, मृदा होना चाहिए, नहीं तो हवा में तो नहीं लटकेंगे सारे पेड़, है ना, ठीक है। मृदा संबंधी कारकों की बात करें तो मृदा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। अगर बात करें अकार्बनिक में, तो अकार्बनिक में प्रोटीन हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, और ठीक है। कार्बनिक में क्या क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में जल हो जाएगा, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो ये आपको लगता है कि जल, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन के बिना कोई पेड़ पौधा या कोई भी जीवित सजीव जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं जैविक घटक। जैविक घटक ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी, परपोषी और मृत पोषी।
स्वपोषी में कौन कौन से आ जाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो एक ही चीज़ है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक तो पेड़ पौधे हो जाते हैं, शैवाल और बैक्टीरिया, ठीक है। ये भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और ये प्रथम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो स्वपोषी होते हैं या जो उत्पादक होते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर होता है इनका, ठीक है। ये प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। अगला बात करते हैं परपोषी में। परपोषी जो स्वपोषी पर डिपेंड रहते हैं, इनको उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। और ये भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भी तो स्वपोषी ही हैं कि पेड़ पौधों से फल ले लेते हैं, या फिर जैसे क्या हो गया, जब जानवर हो गए, पशु हो गए, उनसे मांस खाते हैं, पेड़ पौधों से फल खाते हैं, फसलें खाते हैं, तो हम लोग स्वपोषी हो गए और उपभोक्ता हो गए, ठीक है। स्वपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं, ये परपोषी हो गए। अब बोलते हैं मृतजीवी क्या होते हैं, मृतोपपोषी क्या होते हैं? जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको मृतोपोषी कहते हैं, ठीक है। इनको सैप्रोटॉप्स या डिकम्पोजर बोलते हैं। जैसे मृत पदार्थों, जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इनको अपरधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस भी बोलते हैं, डेट्रीटिवोरस भी बोल देते हैं। ये अपघटक कहलाते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से ये भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे केंचुए क्या है, मृदा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा में जो मछलियाँ, जीव जंतु ये सब मर जाते हैं, तो उनसे प्राप्त पोषक तत्वों पर ये जो है डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। शाकाहारी वो होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। और ये क्या होते हैं? उत्पादक नहीं, उपभोक्ता। उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं। तो इनकी बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये उपभोक्ता प्राथमिक स्तर के होते हैं, पर पोषण स्तर में ये दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इनमें भी बढ़ता जाएगा। तो शाकाहारी में क्या आ जाएंगे? एक तो प्लवक्स आ जाएंगे, दूसरी गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। मांसाहार की बात करें तो ये 2nd और 3rd उपभोक्ता होते हैं, और ये 3rd या 4th नंबर के पोषण स्तर पर होते हैं। फिर सर्वाहारी की बात करें तो ये मनुष्य होते हैं, जो कि सर्वोच्च पोषण स्तर पर होते हैं, और जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जैव आवर्धन का प्रभाव इसलिए होता है कि जैव आवर्धन की एक प्रक्रिया होती है कि मान लेते हैं कि घास है, ठीक है, घास। अब इस पर किसी ने दवाई छिड़की तो घास पे भी इसका इफेक्ट आएगा। अब इसको बकरी खाएगी, ठीक है। अब जब बकरी खा लेगी तो इसमें जो जहरीले पदार्थ थे वो भी बकरी में आ गए, थोड़े पदार्थ। हालांकि बकरी मरी नहीं, पर थोड़े बहुत पदार्थ तो निगेटिव आ ही गए। तो बकरी में, अब बकरी को क्या खाएगा? बकरी को मान लो कुत्ते ने खा लिया या किसी शेर ने खा लिया, तो इसमें से निगेटिव चीज़ या जो जहर था वो इसमें कुत्ते में आ जाएगा, शेर में आ जाएगा। अब शेर या कुत्ते या लोमड़ी को क्या खा लिया? मनुष्य ने खा लिया, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट मनुष्य पे आ जाएगा। अब मनुष्य में जहर फैल जाएगा, फिर मनुष्य मर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जैव आवर्धन का प्रभाव मनुष्य में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा कृत्रिम पारितंत्र होता है। प्राकृतिक क्या होता है? जो नेचुरली होता है, उसमें स्थलीय पारितंत्र आता है और जलीय पारितंत्र आता है। स्थलीय की बात करें तो स्थलीय में वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, टुंड्रा पारितंत्र, और ठीक है। अब वन पारितंत्र में कौन कौन से आते हैं? एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन आते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, टैगा वन जो कि बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पहाड़ी हो गई, ये चोटी हो गई, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये शंकुधारी होते हैं, ये ऐसे बहुत ही सीधे खड़ी वाले होते हैं, ढाल वाले होते हैं, ठीक है। अब बात करें घास पारितंत्र, घास में उष्णकटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं जिनको सवाना बोलते हैं, और शीतोष्ण जो कि ठंडे घास के मैदान होते हैं उसको हम लोग प्रेयरी बोलते हैं, ठीक है। प्रेयरी, पम्पास का ये सारे हो जाते हैं। घास मरुस्थल परितंत्र हो जाता है और टुंड्रा परितंत्र भी हो जाता है। अब बात करते हैं जलीय परितंत्र में, तो जलीय परितंत्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो लवणीय, ये जो कि जहाँ पे लवण युक्त जल पाया जाता है, दूसरा जहाँ पे फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है। लवणीय की बात करें तो समुद्री पारितंत्र, समुद्री जल खारा होता है, प्रवाल भित्ति पारितंत्र और तटीय एस्टुरी तंत्र, यहाँ पे लवणीय जल पाया जाता है। ताजे पानी की बात करें तो यहाँ पे जैसे लेंटिक, ठीक है, लेंटिक मतलब रुका हुआ जल, और लोटिक मतलब गतिशील जल, जैसे नदियाँ हो गई, नहरें हो गई या माइनर्स हो गए, ठीक है। और इसमें रुका हुआ जल लेंटिक, इसमें झील आ जाती हैं, तालाब आ जाता है, दलदली या कीचड़ युक्त क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला बात करते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र, ठीक है। ये लवणीय भी हो सकता है और ताजे पानी वाला भी हो सकता है ना, वेटलैंड इकोसिस्टम।
तो इस प्रकार हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि क्या है कि मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी हो गई, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखेगा। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो अब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर, ठीक है, ये होते हैं ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, आर्द्रता और जैव विविधता, इन सभी में कमी आएगी, ठीक है। ये सब कम होते जाएंगे और वर्षा की मात्रा भी लिख सकते हो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें कम आने लगेंगी। और जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे, इधर आओगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ने लगेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाओगे तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, प्रेशर, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इनकी मात्रा बढ़ेगी। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी मात्रा घटेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान, वर्षा और आर्द्रता और जैव विविधता, ठीक है, इनमें कमी आएगी। और एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ अलग अलग प्रतिरूप वन देखे जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम कि ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ठीक है, या फिर ये 5 डिग्री है, मान लिया 5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। अभी इनके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये डिग्री तो 5 ही है, पर यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और एक पहाड़ है थोड़ा जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, और दूसरा पहाड़ है सेम अक्षांश पे 5 डिग्री पे ही जिसकी ऊंचाई 500 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वन प्रतिरूप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाएंगे और 10-15 मीटर वाले पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो अच्छे रहेंगे। अब इनसे ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे कंडीशन चेंज होने लगेगी, वहाँ पे ठंडा बढ़ता जाएगा। तो क्या है, वहाँ पे पेड़ों की पत्तियाँ कम होने लगेंगी, कटीली होने लगेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और जब बहुत ऊंचे पहुँच जाओगे पहाड़ी पर तो क्या है, टुंड्रा या टैगा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। चूचा, और उनकी परिस्थितियाँ कैसी होंगी कि वो ठंडी को झेल पाएँ। तो अक्षांश एक ही है और वन पारितंत्र जो है चेंज होता रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, लेकिन उत्पादकता और जैव विविधता यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है। तो ये तीनों पॉइंट आपको एकदम रट लेने हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बना के, स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले की बात करें, मरुस्थलीय पारितंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है उसको हम लोग मरुस्थल बोल देते हैं, ठीक है, या रेगिस्तान बोल देते हैं। सामान्यतः मरुस्थल किसी भी महाद्वीप में जो होता है, मान लेते हैं कोई भी महाद्वीप हो गया तो उसके पश्चिमी भाग में होता है। कहाँ पे, पश्चिमी भाग में, ये इंपॉर्टेंट है, महाद्वीप के पश्चिमी भागों में होता है, ठीक है। ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये पॉइंट कि इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाती है, जैसे नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, खजूर हो गया, खिजड़ी हो गया, जो रेगिस्तानी या कम पानी वाली फसलें होती हैं, ठीक है। यहाँ के पशु रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल, क्योंकि दिन में इतनी धूप होती है तो वो अपने आप को रात में ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, तो रात में चरते घूमते टहलते हैं, ठीक है, धूप से बचने के लिए। पौधे की पत्तियाँ कम होती हैं, तने मोटे होते हैं, कांटे के रूप में और मांसल होते हैं ताकि पानी की बचत कर पाएँ और ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें, ठीक है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल बचता रहे। पशु पक्षी जो है बहुत तेज़ दौड़ने वाले होते हैं यहाँ पे, क्योंकि धूप होती है, वो मृदा वहाँ की इतनी गर्म होती है तो जितनी जल्दी गर्म क्षेत्र को पार कर पाएँ, ठीक है। कम पानी वाले जानवर होते हैं, जैसे ऊँट हो गया, रोडेंटस हो गया, ठीक है। भारत में ठंडे मरुस्थलों की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, लेह हो जाएगा, कारगिल हो जाएगा, ये सब ठंडे मरुस्थल हैं। तो मरुस्थल केवल गर्म या रेतीले ही नहीं होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में भी शीत मरुस्थल होते हैं, ठीक है। बात करते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 बार। तो सरल रूप में गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि पारितंत्र, ठीक है। जैसे छिछले बाढ़ के मैदान हो जाएंगे, दलदली कीचड़ युक्त क्षेत्र हो जाएगा, झील हो जाएगी, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। अगर बात करें इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता और जैव विविधता झील से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कंपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है।
अगर बात करें तो आर्द्र भूमियों को प्रकृति का किडनी बोला जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही गंदे जल को स्वच्छ जल में बदल देते हैं या जल को शुद्ध करते रहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं वेटलैंड। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियाँ, ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो अंतःस्थलीय और एक तो तटीय। अंतःस्थलीय और तटीय की बात करें तो मान लेते हैं कि ये अपना भारतीय क्षेत्र है, तो जैसे ये हो गया, ये हो गया। हर राज्य में अलग अलग झील होती है, तालाब होते हैं बड़े बड़े और कीचड़ युक्त स्थान होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आंतरिक हो जाएंगे, ये अंतःस्थलीय हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, कुछ तालाब के किनारे हो जाते हैं, ये न झील के किनारे, ये झील के किनारे नहीं, ये तटीय किनारे, तटीय तटों के किनारे होते हैं जी, जिनका मुहाना जब समुद्री से लगा होता है या सागर से लगा होता है, उसको हम लोग तटीय बोल देते हैं। ठीक है, तो अंतःस्थलीय में कौन कौन सी आ जाएंगी, झील हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, गोखुर झील हो जाएगा, दलदल एवं कीचड़ युक्त भूमि हो जाएगी और जलाशय हो जाएंगे। और तटीय की बात करें तो जलीय कृषि हो जाएगी, मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्तियाँ, क्रीक, लैगून, खाड़ी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगला बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ज़्यादातर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यूपीपीसीएस भी अब उसी ट्रेंड में आ रहा है, तो ये थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बाकी लोग पढ़ाते नहीं है या फिर ध्यान नहीं देते, पर मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बात करें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है। रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर ऐसे आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहाँ क्या है, तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक रूप से नकारात्मक परिवर्तन आया है या आने वाला है या भविष्य में आने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ये एक रजिस्टर का कार्य करता है। इन रिकॉर्ड्स में स्थलों को जोड़ना, घटाना, उस क्षेत्र की पार्टीज को अनुमति देना और सम्मेलन बुलाना शामिल होता है। ठीक है, अगर बात करें कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे पहला जो है स्थल कौन सा था, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया था, जो कि फर्स्ट था। ठीक है, जिसको 1990 में शामिल किया गया था और आज तक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ये अभी भी शामिल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान का। बात करें 1993 में उड़ीसा की चिल्का झील और मणिपुर की लोकटक झील, इन दोनों को भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। हालांकि सरकारी प्रयासों से 2002 में चिल्का झील पर उत्पन्न परिस्थितियां जो थी वो समाधान कर लिया गया था, उन पर खतरा खत्म हो गया था, तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची से शामिल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, पर लोकटक झील अभी भी शामिल है। इसका कहने का मतलब ये है कि लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभी भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, इस तरह भारत में रामसर सम्मेलन में दो स्थल अभी भी शामिल है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ऐसे आर्द्र भूमि या ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जहाँ पर किसी भी प्रकार का तकनीकी विकास, प्रदूषण या किसी भी हस्तक्षेप या किसी भी गतिविधि के कारण वहाँ पर नुकसान हुआ है, हो रहा है या भविष्य में होने की संभावना है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है ताकि उसका बचाव, सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके। ठीक है, अगर बात करें तो वर्तमान में 99 जो है अभी रामसर साइट्स हैं। अगर बात करें कौन कौन सी हैं, तो ये मैप यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। लद्दाख की बात करें, त्सोकर, त्सो मोरारी। ठीक है, एक तो त्सोमरी और त्सोकर, त्सो मोरारी, ये दोनों लेक्स हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो होकेरसर वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा, है ना। सालाबुक वेटलैंड, मनसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ या सुरिनसर मनसर भी बोलते हैं इसको, या फिर उलर झील हो जाएगी। ठीक है, बात करें पंजाब में कौन कौन सी हो जाएगी, तो पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा, हरिके वेटलैंड हो जाएगा, कंजली वेटलैंड हो जाएगा, है ना। केशपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा और रोपड़। ठीक है, रोपड़ जो सतलज नदी के आसपास हो जाएगा, तो वेटलैंड स्थित है। अगर बात करें हरियाणा में तो यहाँ भी दो हो जाएंगी, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाएगा, और भिंडावास क्या हो जाएगा, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये रामसर साइट्स हैं। बात करें राजस्थान में क्या हो जाएगा, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क हो जाएगा, सांभर लेक हो जाएगी। ठीक है, खीचन हो जाएगा, मेनार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिलीसर लेक हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें जो हैं राजस्थान की हो जाएंगी। अगर गुजरात की रामसर साइट्स बात करें, आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात करें, तो खिजड़िया वन, पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, नल सरोवर हो जाएगा, थोल झील हो जाएगी, और वधावन वेटलैंड तथा छारी धांड हो जाएगा। ठीक है, छारी धांड। अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे भोज वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, साख्य सागर और सिरपुर वेटलैंड या सिरपुर लेक, यशवंत सागर
और तवा रिजर्वायर या तवा जलाशय हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील हो जाएगी, ठीक है, नंदूर माधमेश्वर हो जाएगा और थाने क्रीक हो जाएगा, ठीक है। गोवा की बात करें तो नंदा झील हो जाएगी यहाँ पे। और बात करते हैं कर्नाटका, तो कर्नाटका में क्या हो जाएगा, एक तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अंकाशमुद्र, ठीक है, अंकाशमुद्र या आकाशमुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अग्नाशिनी एस्चुरी हो जाएगा और मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं केरल की, तो अष्टमुड़ी वेटलैंड लेक हो जाएगी, सस्थामकुट्टा लेक हो जाएगी और वेम्बनाड कोल, ये भी वेटलैंड या झील है, ठीक है। अगली बात करते हैं इधर की, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे चंद्रताल हो जाएगा, पोंग झील, पोंग डैम झील हो जाएगी जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और रेणुका लेक हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें तो रेणुका पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। फिर उत्तराखंड का एक असम बैराज हो जाएगा, कौन सा, असम बैराज। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सब उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा वेटलैंड के नंबर पे। नंबर 1 पे तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, एक तो बखीरा पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, हैदरपुर वेटलैंड हो जाएगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी हो जाएगा, समन बर्ड सेंचुरी हो जाएगा, फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है, सांडी बर्ड पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, सरसी नावर झील हो जाए, सरसई नावर झील हो जाएगा, सुर सरोवर, ठीक है, अपर गंगा रिवर हो जाएगा, पटना बर्ड सेंचुरी हो जाएगा, फिर शेखा झील हो जाएगा, फिर जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जिसको सुरहा ताल भी बोलते हैं, ठीक है, आगरा में स्थित है। कहाँ पे, आगरा में। अगला बिहार की बात करें तो कंवर झील हो जाएगी, ठीक है, नागी और नकटी दोनों हो जाएंगे, नागी पक्षी अभयारण्य, नगटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय हो जाएगा, उदयपुर झील हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, गोगबील हो जाएगा, गोगाबील, ठीक है, गोगाबील पक्षी अभयारण्य बोलते हैं इसको। इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ ये ध्यान रखना आप कि ये जो उदयपुर झील है तो ये उदयपुर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो मत समझ लेना, ये उदयपुर झील है जो कि पटना बिहार में स्थित है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे पटना बर्ड सेंचुरी है, तो पटना बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ना कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में स्थित है यार, राजधानी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि ये रेणुका झील हो गई, ये भी यूपीपीसीएस में आके पूछी जा चुकी है। अगला बात करते हैं असम में, तो दीपोर बिल असम में हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सिक्किम की खाचो दे पालरी वेटलैंड जो कि ये हो जाएगी सिक्किम की, लोकटक झील मणिपुर में हो जाएगी, पाला वेटलैंड मिजोरम, और रुद्रसागर त्रिपुरा, ये भी पूछा गया है तो इसको भी हाईलाइट कर लेना आप, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हो जाएगा और सुंदरबन वेटलैंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोपरा जलाशय हो जाएगा, कौन सा, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो अंशुपा झील हो जाएगी, भितरकनिका मैंग्रोव्स हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, ठीक है, हीराकुंड जलाशय हो जाएगा, सतकोसिया गार्ज हो जाएगा और तंपारा झील भी हो जाएगी, ठीक है। ये इतने आर्द्रभूमि क्षेत्र उड़ीसा के हो जाएंगे, ठीक है, जो कि रामसर में शामिल हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कितने, इतने 20 हो गए हैं वर्तमान में, ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। फिर कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक है। कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, करकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कूंथनकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पल्ली करनई मार्स रिजर्वायर तमिलनाडु, पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पॉइंट कैलमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये भी हो जाएगा तमिलनाडु। फिर सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक है। फिर वड़ौवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वेम्बन्नूर पक्षी अभयारण्य या वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, ठीक है। नंजरायन तमिल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, फिर काजूवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सक्कार कोट्टई बर्ड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये 20 जो हैं तमिलनाडु से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है एक भी। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ था, कब हुआ था, 1971, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह एक अंतर सरकारी
और बहुउद्देशीय सम्मेलन है, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल है। ईरान में इसकी बैठक हुई थी, जो कि कैस्पियन सागर झील के तट पर हुई थी, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा सम्मेलन है, कैसा, एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो आर्द्र भूमियों या दलदली क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर रजिस्टर तैयार करता है और उनकी जानकारी रखता है, ठीक है। बात करें इंडिया, तो सम्मेलन 1971 में हुआ था। इंडिया ने जो है इसमें 1982 में अपने आप को शामिल किया था, ठीक है। दर्शन क्या है इसका, कि आर्द्र भूमियों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना सारे पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बहुत अच्छे से, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आपने देखा था कि एक निकेत, ठीक है, निकेत या स्थान प्रजनन या आवास स्थान इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं कि एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जिन जैविक, भौतिक तथा रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उन सबको सम्मिलित रूप से एक निकेत कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मनुष्य हो गया, तो मनुष्य के लिए कौन कौन से, पर्यावरण हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, ज़मीन हो गई, ठीक है, घर हो गया, प्रजनन के लिए अच्छी चीज़ें हो गई। इन सभी को हम क्या बोलेंगे कि ये मनुष्य का निकेत है, ठीक है, इन्वायरमेंटल निके है। बात करें निकेत से हमें क्या पता चलता है, किसी प्रजाति की पारिस्थितिकी तंत्र में उसके पोजीशन या स्थान का पता चलता है, ठीक है। अगर बात करें कि निकेत कई प्रकार के होते हैं, अगर हमको पता करना है कि किसी प्राणी का आवासीय निकेत क्या है, तो आवासीय निकेत वो होता है जहाँ पे वो निवास करती है। खाद्य निकेत, वहाँ प्रजाति क्या खाती है, कहाँ पे खाती है, अपघटित क्या करती है। प्रजनन निकेत, इसमें प्रजाति के प्रजनन के समय और तरीकों का पता चलता है, ठीक है। तो किसी जीव की जानकारी करने के लिए, लेने के लिए उसके निकेत की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है, तो हमें उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका उसके अपने निकेत में ही संपन्न होती है। इसलिए किन्हीं दो विभिन्न प्रजातियों के लिए एक निकेत एक समान नहीं हो सकता है। अब हमको क्यों निकेत जानना चाहिए, हमको इसलिए जानना चाहिए, मान लो अभी हम लोगों ने नामीबिया से, ठीक है, 8 या 10 जो भी बाघों को मंगाया था, अगर हमको ये पता ही ना होता कि बाघ क्या खाते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, उनका प्रजनन कंडीशंस कैसी हैं, वो कैसे पर्यावरण में रहते हैं, गर्म वाले या ठंडे वाले, या फिर जो है उनको पानी की कैसी आवश्यकता होती है, अगर ये सारी चीज़ें ना पता होती तो हम बाघों को स्थापित करने के लिए हमने कितने 3 से 4 जो है टाइगर रिजर्व की घोषणा की थी, ठीक है, कि इनमें से किसी को चुनेंगे। फिर इनमें से जाके मध्य प्रदेश के जो है कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो कुनो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में ही क्यों लाया गया, क्योंकि यही एक ऐसा टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क था जो बाघों के लिए, नामीबिया से लाए गए बाघों के लिए, उसके निकेत के लिए, उसके आवास के लिए सबसे परफेक्ट था, सबसे बेस्ट था, इसलिए, ठीक है। अगर इस कुनो की जगह पे कहीं मान लो लद्दाख वाले नेशनल पार्क में रख देते तो वो 2 से 3 महीने में मर जाते सारे के सारे, क्योंकि वो गर्म माहौल में रह रहा है, उसके लिए बड़ा जंगल चाहिए, ठीक है, वहाँ पे और बहुत सारे जानवर नहीं चाहिए, या वहाँ पे मनुष्यों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी जानवर का निकेत हमको पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं यूट्रिफिकेशन। आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपने प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषण क्या होता है। तो बात करते हैं, एक गहरा और विस्तृत जलीय क्षेत्र जो स्थिर जल क्षेत्र या झील हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि किसी भी जीव की तरह झील का भी एक जीवन चक्र होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। समय के साथ साथ गाद और पोषक तत्वों के जमा होने के कारण ये धीरे धीरे भर जाती है। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत समय ज़्यादा लेती है, इसलिए इसे प्राकृतिक सुपोषण, नेचुरल यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। आजकल मानवीय गतिविधियों ने पोषण की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, झीलों का यूट्रिफिकेशन अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यूट्रिफिकेशन होता क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा एक झील है, ठीक है, झील है, और झील में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे, एक तो तली में बहुत सारी घासें होती हैं, बहुत सारे घास मैदान होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, और क्या होता है ऊपर कई होती है या शैवाल होती है, ठीक है। तो ये बहुत कम मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और ये जल भरा रहता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है कि नीचे जो है मछलियाँ तैरती रहती हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे केकड़े होते हैं, मान लेते हैं ये सारे जीव हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे खेत है, यहाँ पे इसने किसी किसान ने खेत में खाद पानी डाला, बारिश हुई, यहाँ का पानी इसमें आ गया, इधर का पानी इसमें आ गया। अब क्या हुआ कि कृषि वाले खेत का पानी झील में आ गया, तो इसमें से क्या बढ़ा, फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई, ठीक है।
पोटास की मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन की मात्रा मिल गई, सल्फर मिल गया। इससे क्या हुआ, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा और बढ़ गई। और जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसमें जो जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे, इनको पोषक तत्व मिल जाएगा। अब क्या होगा, पोषक तत्व इतना ज़्यादा मिल जाएगा। हालांकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, 2-4 सालों में या 5-6 महीने में होती है, पर होती तो ही है। अब क्या हुआ कि ये शैवाल जो ऊपर लेयर बना रहे थे, ये इतनी ज़्यादा मात्रा में इनका वृद्धि हुई, इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ी कि यहाँ पे एक लेयर बन गई और ये इतने घने हो गए, इतने घने हो गए, इतनी वृद्धि हो गई कि ये एकदम ऊपर सील कर दिया। मतलब ऊपर से नीचे तक के पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन आना ही बंद कर दिया। अब इतने घने हो गए, इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि ऊपर से ऑक्सीजन भी नीचे नहीं आ पा रही है। ऊपर का पारिस्थितिक तंत्र ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। अब क्या है, अब नीचे जो पेड़ पौधे, शैवाल हैं, जीव जंतु हैं, इनको भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसमें जो कमज़ोर जीव जंतु होंगे वो पहले मर जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब मर जाएंगे तो इनका कचरा इसी में फैलेगा। अब कचरा फैलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो ये जो जीवित रहने की कैपेसिटी जिनके अंदर थी भी 2-4 महीने, 2-4 दिन, और वो भी मर जाएंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब डेड हो जाएगा, ये टोटली कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये डेथ, ये पूरा मर जाएगा। और धीरे धीरे इसके चक्कर मरने से ये ऊपर वाला पारिस्थितिक तंत्र भी नुकसान में आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो आसपास का पूरा पर्यावरण ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूट्रिफिकेशन आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। हालांकि मैंने जिस लेवल में पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में यूट्रिफिकेशन क्या होता है और उसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जैसे नाइट्रोजन और फास्फेट हो गए, और सीवेज का गंदा पानी जब झील में पहुंचता है तब पोषकों की मात्रा में अचानक से वृद्धि हो जाती है। इससे संख्या बढ़ जाती है, जिससे जल की सतह पर शैवालों की एक परत बन जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। जैसे मैंने बताया था कि ये वाला पूरा ढक जाता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, शैवालों की परत क्या है, प्रकाश को जल के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो जीव जंतु मरने लगते हैं, जलीय जंतु। ठीक है, और क्या होता है, पोषकों और मृत शैवालों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव जो कि होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं पाते हैं, जिससे घुलित ऑक्सीजन को मात्रा को जो है कम हो जाती है। इससे क्या होता है, यह जलीय जीवों खासकर मछलियों की मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी एवं अन्य प्रकार के अवायवीय जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया, इनकी उत्पत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इन जीवाणुओं द्वारा जहरीले पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जो जलीय और स्थलीय सभी तरह के जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अपने चारों ओर की वायु में सांस लेने के अनुकूल नहीं रहने देते हैं, खराब कर देते हैं। इस प्रकार ये एल्गल ब्लूम काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं। एल्गल ब्लूम क्या होता है, जब रंग परिवर्तित कर देता है, सामान्यतः यह जल के रंग को भूरा लाल बना देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि झील का ऊपर का सतह रेड दिखता है, हल्का लाल, या जो है ब्राउन दिखता है, या ठीक है भूरा दिखता है। तो क्यों, एल्गल ब्लूम के कारण होता है। ठीक है, सुपोषण के बाद की प्रक्रिया है ये। इस तरह ब्लूम को भूरा या लाल ज्वार, ठीक है, ब्राउन और रेड टाइड्स भी कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या है, अपनी कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ मेन पॉइंट हैं जिनको देख लेते हैं, इनको हाईलाइट भी कर दूंगा। क्या है कि खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर जैविक समुदाय को जो है समुदाय द्वारा ऊर्जा का उपयोग एवं संचय किया जाता है, उसको पोषण स्तर कहते हैं, है ना। कि खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर जैविक समुदायों के द्वारा ऊर्जा का उपयोग एवं संचय किया जाता है, ट्रॉफिक लेवल या ऊर्जा स्तर कहलाता है। ठीक है, बात करें एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही समय में कोई प्रजाति एक से अधिक पोषक स्तर पर भी हो सकती है। जैसे सर्वहारी क्या होते हैं, 2 पोषण स्तर पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है। ठीक है, बात करें उत्पादक स्तर पर हरे पौधे और ऊर्जा के जिस अनुपात को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे सकल प्राथमिक उत्पादक कहलाया जाता है। ठीक है, इनके कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं ये घास है, ये घास क्षेत्र है, ठीक है, और इसके पास 100 पॉइंट हैं। अब इसको एक बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी ने खाया तो 100 पॉइंट इसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने मान लेते हैं 10 या 15 मान लेते हैं, 15 पॉइंट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादक स्तर पर छोटे हरे पौधे सौर ऊर्जा के जिस अनुपात को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसको सकल प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो ये मान लेते हैं कि बकरी के लिए मैंने बोल दिया, पर ये मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये 100 ऊर्जा पा के जितना
अपना उत्पादन करके बना पाते हैं 20 से 25। तो ये जो 20 से 25 हुआ इसको हम लोग सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला परिभाषा क्या बोला गया है कि पौधों की अपनी उपापचयी जरूरतों के अतिरिक्त बची ऊर्जा जो उनके ऊतकों में संग्रहित रहती है उसको शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक पेड़ पौधा है, ठीक है, इसने मान लो नीचे सूर्य के प्रकाश और मृदा सभी से 100 पॉइंट लिए, ठीक है, 100 पॉइंट में से इसने अपने पौधों को वृद्धि के लिए, अपनी जल की आवश्यकता पूरी, खाद पूरी करने के लिए 40 पॉइंट खर्च कर दिए। अब उसको भूख नहीं लगी या उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसके पास 60 पॉइंट बच गए। तो ये 60 पॉइंट जो हुए ये शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होगी। इतनी उसके पास स्टोर संचित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा बची है। ठीक है, अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि एवरेज शुद्ध जो है एवरेज शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, नेट, ठीक है, प्योर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? स्थलीय परितंत्र की बात करें तो यहाँ पे दलीय क्षेत्र एवं विषुवतीय वर्षावन में सबसे ज़्यादा होती है, और जलीय परितंत्र की बात करें तो शैवाल क्षेत्र एवं प्रवाल भित्तियों के पास सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगले की बात करें कि प्राथमिक उपभोक्ताओं, शाकाहारियों या अपघटकों द्वारा जिस दर से ऊर्जा का संचय और जैव भार का निर्माण किया जाता है उसको द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्या हो जाएगा कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है जो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, और ये क्रमशः घटता है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की है इनको आप एकदम दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती हैं और पूछा जाता है कि ये टर्मिनोलॉजी है, ये अवधारणा किसने दी है, ठीक है, या इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। बात करते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसका नाम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? 1866। ठीक है, बात करते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टाउंसले ने किया था 1935 में। कब? 1935। बात करें बायोम, तो बायोम अवधारणा किसने दी थी? तो F.E. क्लीमेंट्स ने दी थी। कब दी थी? 1916। ठीक है, F.E. क्लीमेंट्स। ठीक है, अगले की बात करते हैं फूड चेन, नहीं जीवमंडल छूट गया अपना, बायोस्फीयर। ठीक है, अगर बात करें बायोस्फीयर तो ये किसने दिया था? तो एडवर्ड स्वेस ने दिया था 1875। ठीक है, बायोस्फीयर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड स्वेस 1875। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो चार्ल्स एल्टन, किसने? फूड चेन, चार्ल्स एल्टन 1927, और खाद्य जाल भी चार्ल्स एल्टन 1927 में दिया था। और पारिस्थितिक पिरामिड की बात करें तो ये भी 1927 में चार्ल्स एल्टन। तो ये इन तीनों शब्दों को, किसको? पारिस्थितिक पिरामिड और फूड जाल और फूड श्रृंखला, इनको 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, अगला बात करते हैं पारिस्थितिक निके, जिसको अभी हमने पढ़ा था, है ना, इकोलॉजिकल निके। इसको जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। कब? 1917। किसने? जोसेफ ग्रीनेल 1917। ठीक है, बात करें इकोस्फीयर को सबसे पहले 1958 में किसने दिया था? लामोंट सी कोल। ठीक है, बात करते हैं सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण का प्रयोग या इसकी अवधारणा सबसे पहले हेनरी काउल्स ने दिया था। किसने? हेनरी काउल्स। बात करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, इसको किसने दिया था? तो F.E. क्लीमेंट्स ने दिया था। ठीक है, F.E. क्लीमेंट्स 1916 में। बात करते हैं जनसंख्या पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, चार्ल्स एल्टन 1927। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसको दिया था 1953 में यूजीन ओडम। किसने? यूजीन ओडम। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वाल्टर जी रोजन 1985। ठीक है, बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट किसने दिया? तो नॉर्मन मायर्स 1988। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल 1866, इकोसिस्टम एजी टाउंसले 1935, बायोस्फीयर एडवर्ड स्वेस 1875, बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोजन 1985, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन मायर्स 1988,
और फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, चार्ल्स एल्टन 1927, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यूजिन ओडम हो जाएंगे, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सीरीज को आपको एकदम माइंड में बिठा लेना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हर साल ही आता है भाई, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर बात करें कौन कौन सा इसमें पूछा गया है, तो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और क्या क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है, फिर हमारा पूछा गया है ये और ये इतनी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। यह प्रवाह जीवन के बने रहने के लिए अपरिहार्य है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से जैविक और अजैविक घटकों के बीच जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता रहता है, और यह जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अगले की बात करें तो कि जैव भू रासायनिक चक्र के संपन्न होने के लिए न केवल पोषकों का भंडार होना आवश्यक है, बल्कि उनकी कुछ मात्रा का जैविक व अजैविक घटकों के बीच आदान प्रदान होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो क्या आवश्यक है कि उनकी कुछ मात्रा का जैविक व अजैविक घटकों के मध्य आदान प्रदान बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि गैसीय चक्र में पोषक तत्वों का वायुमंडल और जलमंडल स्रोत होता है, ठीक है, ये वायुमंडल से प्राप्त होते हैं और जलमंडल से संबंधित होते हैं। पर अवसादी चक्र की बात करें तो स्थल मंडल व पृथ्वी की क्रस्ट से संबंधित होते हैं, उनसे इनकी सोर्स मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं चक्र, एक तो गैसीय चक्र होता है, दूसरा अवसादी चक्र होता है। अगर गैसीय चक्र की बात करें तो ये जल चक्र आ जाता है, इसमें कार्बन चक्र आ जाता है, नाइट्रोजन चक्र आ जाता है, और ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवसादी चक्र की बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आता है, पर ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक एक हम सारे देखेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फंसने के चांस ना रहें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना वाटर चक्र, ठीक है। तो वाटर की बात करें कि जल कहाँ से आता है या वाटर का साइकिल कैसे चलता रहता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या बताएंगे, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसा कि ये हमारी ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जल, ये समुद्र होता है, समुद्र में क्या होता है, प्रकाश का सोर्स आता है। अब प्रकाश से क्या होता है, ये जल की ऊपरी परत जो है गर्म हो जाती है, गर्म होकर भाप के रूप में जो है उड़ जाती है। अब भाप के रूप में ऊपर उड़ी, ठीक है, ऐसे इवापोरेशन। अब भाप के रूप में उड़ी, ऊपर जाके बादल बन गया। अब बादल क्या है, अब थोड़ी बहुत हवा चली, ये बादल यहाँ से लेके यहाँ सब कहीं फैल गए, ठीक है, पूरे में फैल गए। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ और इसकी आर्द्रता बढ़ गई, और जब आर्द्रता बढ़ गई तो एक ऐसी स्थिति आती है कि ये बादल जो बने हैं ये आर्द्रताग्राही नाविकों के संपर्क में आते ही बारिश की बूंद बन जाते हैं, और जब ये बारिश की बूंद बन जाते हैं तो फिर से वर्षा के रूप में नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन के रूप में समुद्र में फिर से आ जाते हैं, और फिर पहाड़ी पे जाते हैं, पहाड़ी से नदियों में आ जाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के रूप में लैंड पे आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब ज़मीन पे आएंगे तो ज़मीन पे पहाड़ी पे गिरेंगे, पहाड़ी से नदियों में आएंगे, नदियों से फिर से समुद्र में चले जाएंगे, या फिर पेड़ पौधों या फिर खेतों में आएंगे, ठीक है। अब फिर खेतों से क्या है, पेड़ पौधों को तो भोजन मिल ही जाएगा, पानी मिल ही जाएगा, बचा हुआ पानी ज़मीन में चला जाएगा। अब ज़मीन में चला गया तो ज़मीन से भी धीरे धीरे करके ओशियन में ही चला जाएगा, तो फिर से पूरी तरह से जल ओशियन में आ गया। अब ओशियन में आ गया, अब क्या हुआ, फिर समुद्र से वाष्पोत्सर्जन हुआ, ठीक है। पेड़ों से पौधों से क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ, और ये पहाड़ियों नदियों में से भी इवापोरेशन हुआ। इस प्रकार फिर से जल यहाँ पे पहुँच गया। तो क्या है, ये एक जल साइकिल के रूप में है कि जहाँ से आता है वहीं चला जाता है और फिर से यूज होने के बाद वहीं पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना वाटर साइकिल कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और क्यों जाता है, किस सिचुएशन में जाता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से देख ली है, ठीक है। अभी बात करते हैं कार्बन चक्र की, ठीक है। कार्बन चक्र का क्या सिस्टम है कि देखो,
सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.003 मात्रा में ही हमारे वायुमंडल में है, ठीक है। अब वायुमंडल में है, इसके बाद क्या हुआ, अब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के रूप में पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं, अब ये सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन जीव जंतु लेते हैं या हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग मर जाते हैं या फिर गैस के रूप में छोड़ते हैं, और प्लांट भी गैस के रूप में छोड़ते हैं, तो वो CO2, ठीक है, या भी ये भी सड़ गल गए प्लांट, तो इन सड़ गलने से बायोस बन जाता है, फिर फॉसिल फ्यूल बन जाता है, फिर ये कि कार्बन के रूप में आ जाते हैं। अब ये यहाँ से जाता है ये फ्यूल के क्षेत्र में, हालांकि इसमें कार्बन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो इस तेल का यूज कौन करता है, ये रिफाइनरीज इसको शोधित करती हैं, शोधित करने के बाद ये कार में पड़ता है, और जब कार में पड़ेगा तो कार जब चलेगी तो यहाँ से धुआं निकलेगा, तो धुएं में CO2 निकलेगा, जो कि पर्यावरण में फिर से आ जाएगा। अब यही CO2 क्या है, ये ओशियन में दबा हुआ पड़ा होता है, ठीक है, दबा हुआ पड़ा होता है उस सेल चट्टानों में, ठीक है, वायुमंडल से सीधे पहुंच जाता है। तो ऐसा क्या, ये एक सर्कल चलता रहता है कि कार हो गए, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे होते हैं, इनके मरने से या गैस छोड़ने से वायुमंडल में जाता है, और वही पेड़ पौधे जब गैस के रूप में लेते हैं या फिर दलदली क्षेत्रों में या फिर कहाँ पे चट्टानों में दब जाता है, फिर निकलता रहता है। तो ऐसे ये पूरा साइकिल कार्बन का चक्र चलता रहता है, ठीक है। अभी अपना क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो बात करें नाइट्रोजन में, जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% अवेलेबल है, ठीक है। अब पेड़ पौधे इसको डायरेक्ट तो यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या, इसकी दो चीज़ें हैं, मतलब इसके 2 मेथड हैं। एक तो जब आप लोग देखते होंगे बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, ठीक है, थंडर, ये तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और उसका जो है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में मिल जाना। अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन मिट्टी में मिली, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नीले हरे शैवाल हो गए और बैक्टीरिया हो गए बहुत सारे, ठीक है, जैसे कौन सा हो गया, राइजोबियम लेगुमिनिसेरियम हो गया। ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल के पेड़ पौधों को देता है। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में बदल जाती है, ठीक है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देती है, और ये फिर मृदा में चली जाती है। अब जब मिट्टी में आ जाती है तो इसका प्रयोग पौधे अपने यूज या अपनी ग्रोथ के लिए आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। अब कर लेने के बाद इसको जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है, जंतु खा लेते हैं पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों को जंतुओं ने खाया, फिर क्या हुआ, पोटी किया, अब अपशिष्ट या मलमूत्र में फिर से वो निकलेगा और फिर वो मिट्टी में जाएगा और मिट्टी से फिर से वायुमंडल में चला जाएगा जीवाणुओं द्वारा, ठीक है। या फिर इसी को जो जीवाणु खाएंगे वो नाइट्रोजन को, यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देंगे। तो ये साइकिल पूरा अपना चलता रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे औषधि साइकिल में फास्फोरस का चक्र, ठीक है। फास्फोरस साइकिल की बात करें तो फास्फेट आयंस इन प्लांट में, पौधों में भी होते हैं, ठीक है, और रॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं चट्टानों में, तो चट्टानों में जो होता है, चट्टानों में फास्फोरस होती है, ठीक है। अब मान लो इसको सरल भाषा में, ये फिगर आप समझ नहीं पाओगे जल्दी, तो मैं नॉर्मल भाषा में बताता हूँ कि मान लेते हैं चट्टान है, ठीक है, ये रॉक्स है और इसमें फास्फोरस होता है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, बर्फ़ जमती है, धीरे धीरे चट्टानें टूटती हैं, फैलती हैं, तो इसमें से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अब जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगी तो इसमें जो दबा हुआ फास्फेट्स था, ठीक है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा। अब क्या है, ये यहाँ से धीरे धीरे बह कर जाएगा, अब फिर नदियाँ होती हैं, झील, तालाब, ये धीरे धीरे बैठ कर के पूरे में फैल जाएगा, नदियों में पहुँचेगा, जल में पहुँचेगा। अब वहाँ से इसका प्रयोग खेत में भी कर लिया जाता है, जैसे पानी का यूज करते हैं, और ऐसे ऐसे पहुँच जाता है, ठीक है। और दूसरा, अब ये जब समुद्र में पहुँच गया तो समुद्र के किनारे चट्टानें होती हैं, तो ये समुद्र की तली में बैठेगा और फिर से चट्टानों में पहुँच जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है कि चट्टानों से जल, जल से पेड़ पौधे, भूमि, और फिर वहीं पहुँच जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं सल्फेट चक्र। देखो ये कठिन है और इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, पर ये नॉर्मल वे में मैं आपको समझा देता हूँ UPPCS के लेवल से, ठीक है। सल्फ़र चक्र की बात करें तो सल्फ़र हमको कहाँ से मिलता है, सल्फ़र की बात करें तो सल्फेट्स इन एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल में तो सल्फ़र होता ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जब आप लोगों ने देखा होगा कि अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो ये जब अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, तो ये मृदा पे जाती है, ठीक है, मृदा पे पहुंचती है, और क्या होता है, मृदा से अन्य जगहों पे पहुंच जाती है। यहाँ से जैसे जीव जंतु हो गए, या जीव जंतुओं से भी
खाद्य ये कंपोज जीव जंतुओं ने जैसे यूज किया, ठीक है, या इनके मरने पर ये डिकम्पोज या पेड़ पौधों की मृत्यु हुई, इनसे क्या होगा, यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज ये ऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण करेंगे, ठीक है। और क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज होने के बाद पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, ठीक है। अब पेड़ पौधों को अपने ग्रोथ के लिए फास्फोर चाहिए ही, तो पेड़ पौधों के मरने के बाद भी डिकम्पोज हो जाती है और मृदा में मिल जाती है, फिर इसको ही पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं और डायरेक्ट जो है वायुमंडल में भी पहुँच जाती है, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या होता है कि कंपनियों द्वारा भी ऑर्गेनिक सल्फर का निर्माण किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में होता है, ठीक है। और फिर ये जो है सल्फर का निर्माण, अब जानते ही हो आप लोग, चिमनियों से या इंडस्ट्रीज की चिमनियों से या धुएं के रूप में सल्फर भी निकलता है, तो वैसे भी सल्फर वायुमंडल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साइकिल आप लोगों को समझ में आएंगे आपके थोड़ा बहुत। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग टैकल कर पाओगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बची हुई हैं, उनको देख लेते हैं। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, ठीक है, जिसको हम लोग फूड चेन और फूड वेब बोलते हैं, वेब, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। अगर बात करें खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी को अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और यही निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्रमिक रूप से क्या मतलब, घास हो गई, घास के बाद बकरी आएगी, बकरी के बाद लोमड़ी आएगी, लोमड़ी के बाद शेर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बात करें खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक तो चराई खाद्य श्रृंखला मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा अपरद खाद्य श्रृंखला जिसको डेट्रीटस जो है फूड चेन हो जाएगा। अगर चराई खाद्य श्रृंखला की बोलते हैं तो ये स्टार्ट होती है घास पारितंत्र से, ठीक है। तो घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, तो एक चराई खाद्य श्रृंखला ये हो गई। और अपरद वाली बात करें तो अपरद मतलब मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी या जो है फॉसिल फ्यूल हो गया। अब इसको केंचुए खा लेंगे, अब केंचुए को मुर्गी खाएगी, मुर्गी को बाज खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फूड चेन की स्टार्टिंग अपरद या मिट्टी से हुई या खाद्य पदार्थ से हुई, ना कि घास से, ठीक है। तो इसको अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, पादप प्लवक में, अगर घास परतंत्र की बात समुद्री क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पादप प्लवक आएगा, उसके बाद जो है जंतु प्लवक आएगा, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी पतली मछली, है ना, ठीक है। प्लांट प्लवक आएंगे, फिर जू प्लैंकटन, ऐसे करके। अब बात करते हैं फूड वेब की, खाद्य जाल, ठीक है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है, यही खाद्य श्रृंखलाएं जब बहुत सारी एक में भी आके मिल जाती हैं तो इसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और कई बार ये एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाती हैं। अतिव्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे में ओवरलैप्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला की इसी जटिल संरचना को खाद्य जाल कहते हैं। वस्तुतः खाद्य जाल ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र का वास्तविक चित्रण करती है, ठीक है। तो ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। अगला, खाद्य जाल जितना जटिल होगा और वैविध्यपूर्ण होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। तो ये भी लाइन आप लोगों के लिए क्या है, हाईलाइट करने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें खाद्य श्रृंखला की, नहीं खाद्य जाल की, इसमें क्या होता है कि खाद्य जाल मान लेते हैं कि एक पौधा हो गया, अब पौधे को बकरी ने खाया, ठीक है। अब बकरी को केवल ये नहीं है कि बकरी को केवल कुत्ता खाएगा, अगर केवल कुत्ता खाता फिर कुत्ते को बाघ खाता तो ये खाद्य श्रृंखला हो जाती। पर क्या है, इस बकरी को ये कुत्ता भी खा सकता है और ये शेर भी खा सकता है। फिर क्या है, इस कुत्ते को क्या है, कुत्ते को शेर भी खा सकता है, और इसी पेड़ को ये खरगोश ने खाया, चूहे ने खाया। अब खरगोश को भी कुत्ते ने खा लिया, खरगोश को, चूहे को भी उल्लू ने खा लिया, अब उल्लू को सांप ने खा लिया, सांप को पतंग कीट ने खा लिया, और इसको जो है शेर ने खा लिया, और फिर इसको भी शेर खा सकता है, इसको भी शेर खा सकता है। तो यहाँ पे एक ही जीव जंतु को बहुत सारे जीव जंतु खा सकते हैं आपस में, ठीक है, और यहाँ पे कोई बचता नहीं है। तो इस हिसाब से, और लास्ट में अपना शेर बचता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे खाद्य जाल, ठीक है पूरा। बात करते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल या इल्टोनियन पिरामिड। बात करें तो किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार और उत्पादकता तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया चित्रित प्रदर्शन, जो सामान्यतः एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरह होता है, इसको हम लोग पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। बात करें पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा संख्या पिरामिड हो जाएगा, दूसरा जैव पिरामिड हो जाएगा, जैव भार, ठीक, बायोमास,
तीसरा एनर्जी का, ऊर्जा का हो जाएगा। अगर शार्ट में बात करें तो संख्या पिरामिड दो प्रकार का होता है, एक तो सीधा भी हो सकता है, दूसरा उल्टा भी हो सकता है। अगर बात करें स्थलीय परितंत्र या पेड़ पौधों के घास मैदान में तो ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, पर जलीय परितंत्र में ऑल टाइम सीधा होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं जैव भार का, जैव भार पिरामिड, तो यहाँ पे स्थलीय की बात करें तो हमेशा सीधा होगा, ठीक है, और जो है जलीय परितंत्र में ऑल टाइम उल्टा होगा। ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो जलीय और स्थलीय दोनों सिचुएशन में हमेशा सदैव सीधा ही होता है, ठीक है। अब देख भी लेते हैं कैसे। अगर बात करें संख्या पिरामिड की, संख्या पिरामिड सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सीधा की तो एक घास परितंत्र लेते हैं, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा घास का मैदान है ये वाला, ठीक है। इसमें घास उत्पादक है और घास की संख्या कितनी है, 500, ठीक है। अब 500 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे घास से 500 हैं। इन 500 घासों को टिड्डे खाएंगे तो टिड्डों की संख्या मान लो 40 हो गई, 50 होगी, 40-50 टिड्डों ने खाया, ठीक है। अब मेढक क्या हो गए, उन टिड्डों को खाने के लिए 10 से 12 मेढक होंगे और ये 10 से 12 मेढकों में से किसी एक दो को जो है एक से दो सांप ही खा जाएंगे। तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा, सबसे ज़्यादा संख्या, उससे कम संख्या, उससे कम संख्या, उससे कम संख्या, ठीक है। अगर उल्टे की बात करें तो क्या होता है, ये एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही वृक्ष है और इस वृक्ष पे कम से कम 20 पक्षी बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी एक, शाकाहारी उत्पादक प्राथमिक पक्षी हो जाएंगे 20 और इन पक्षियों को खाने के लिए और बाज हो जाएंगे बहुत सारे, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी संख्या और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर ऊपर का ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से ये उल्टा हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं गहरा जलीय पारितंत्र की और स्थलीय पारितंत्र की, जो कि बायोमास पिरामिड है, ठीक है। तो बायोमास पिरामिड में क्या होता है, स्थलीय पारितंत्र जो कि सीधा होता है, इसमें क्या होता है कि घास, झाड़ियाँ, पौधे, इनकी संख्या अगर मिला ली जाए इन सब का, तो इन सब का वेट कितना होगा, 10,000 किलो ही होगा, ठीक है, 10,000 किलो हो जाएगा। पर इनसे खाना प्राप्त करने वाले हिरण, गाय, खरगोश, इनका वेट इतना थोड़ा होगा, क्योंकि ये 5,000 घास के पौधों को खा के 10-15 लोग खाएंगे, तो इनका किलो 1,000 होगा। फिर इनसे डिपेंड लोमड़ियाँ, उनका वेट 100 किलो और इस पर एक शेर डिपेंड होगा, एक शेर का वेट बायोमास 10 किलो होगा, तो ये सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार उल्टा बात करें तो जलीय परितंत्र में, चूँकि यहाँ पे पादप प्लवक जो होते हैं उनकी संख्या बहुत सारी होती है और उनका वेट बहुत कम होता है, तो इनके पास 4 ग्राम प्रति वर्ग ही होगा, पर इसको खाने वाला जो जंतु बड़ा होगा इसकी अपेक्षा, तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और इसको छोटी मछली खाएगी जो ज़्यादा बड़ी होगी और सबसे बड़ी मछली खा लेगी तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हरे पौधे उत्पादक हो जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पे ऊर्जा की उपलब्धता में ऑल टाइम कमी आएगी, हरे पौधों को खा लेंगे तो उनको कम ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, इससे कम इनको, इससे कम इनको, इससे कम इनको, ठीक है। तो ये हमेशा ऑल टाइम सीधा ही रहेगा। बात करें किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों में बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में जहाँ अन्य दो पिरामिड संख्या और व्यवहार उतने कारगर नहीं होते हैं, वहीं पे सबसे कारगर होता है ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऊर्जा पिरामिड जो है सर्व उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, सबसे अच्छा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि कुछ अपवादों को यदि छोड़ दें तो संख्या पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। किसी जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार उसका जैव भार कहलाता है, ठीक है, उसका जैव भार कहलाता है। तो जैव भार क्या होता है ये भी ध्यान रखना, बायोमास। अब बात करते हैं जैव संचयन क्या होता है। हम बात करते हैं जैव संचय, बायो अक्यूमुलेशन की। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का प्रवेश किसी जीव में होता है और वसा में घुलनशील होने और अजैव निम्नीकृत होने के कारण उसका संचय लगातार चला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई जीव जंतु है, उसने किसी ऐसे पौधे को खा लिया जिसमें जो है हानिकारक पदार्थ थे और वो उसमें स्टोर होते चले जाते हैं, लंबे समय तक पचते रहते हैं मतलब स्टोर रहते हैं, तो इसको जैव संचयन कहते हैं, ठीक है, संचय होना। और वही खाद्य पदार्थ संचय होकर दूसरे जीव में चले जाते हैं और तीसरे जीव में जाने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं जैव आवर्धन, ठीक है, बायो अक्यूमुलेशन। बात करते हैं जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तरों के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है, इसको हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। बात करें जैव आवर्धन तभी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 2 शर्तें हैं कि जैव आवर्धन तभी होगा जब
प्रदूषक वसा में एक तो घुलनशील और सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, वसा में घुलनशील होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव, कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में उसकी बढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला बात करते हैं पारिस्थितिकी दक्षता, इकोलॉजिकल इफिशियंसी किसको कहते हैं? तो किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक ऐसा पोषण स्तर, ठीक है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी दक्षता बोलते हैं। और सामान्यतः प्रत्येक पोषण स्तर में यह 10% होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 10%, रूल ऑफ 10%, 10% का नियम। इसको हम लोग क्या, किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। किसने? लिंडमैन, है ना, ध्यान रखना, लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा? छोटू सा पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हर साल तो नहीं पर हर 1 से 2 साल में आ ही जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है कि हर साल यहाँ से किसी न किसी टर्मिनोलॉजी से उठा के क्वेश्चन दे देता है। अगर बात करें कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें किसी क्षेत्र में समय के साथ जैविक समुदायों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव की संरचना क्रमिक रूप से बदलती है और एक स्थिर समुदाय, चरम समुदाय जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, की ओर बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो एक क्षेत्र में समय के साथ प्रजातियों की संरचना में क्रमिक तथा धीमी गति के साथ होने वाले परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाते हैं, जो बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कुछ प्रजातियां आती हैं और बढ़ती हैं जबकि अन्य घटती हैं या गायब हो जाती हैं। अंततः पर्यावरण के साथ संतुलन में एक स्थिर समुदाय बनता है जो क्या होता है? स्ट्रगलर होता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष करने के बाद जो है अपने आप को वहाँ पे स्थिर कर पाता है। इसके चरणों की बात करें तो सबसे पहले होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन में खाली स्थान बनता है, कोई क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो जाता है, जैसे नई चट्टान, जली हुई ज़मीन। वहाँ देखो, मैं आपको एक ऐसी भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मान लेते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया का चरण ऐसा होता है। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक चट्टान है, ठीक है, ये पूरा एरिया, मान लेते हैं ये पूरा मैदान है और ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान है। फिर क्या हुआ? बहुत समय के बाद इस पर बारिश हुई, धूप लगा, ठंडी का मौसम आया, और ये 10 से 50 सालों की बात हो रही है, 1-2 दिन की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये 10 से 50 सालों में क्या हुआ? ऐसी क्रियाएँ चलती रही, ठीक है। जब ऐसी क्रियाएँ चलती रही फिर क्या हुआ कि इस पत्थर में दरार आई, ठीक है, तो ये धीरे धीरे बिखरने लगी। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे हवा चली, पानी आया, तो ये क्या है? धीरे धीरे फैलने लगी। अब ये फैल करके ये ऐसे ऐसे पड़ गई और ये कंकड़ पत्थर के छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? बारिश होती रही, बारिश होती रही, कहीं ना कहीं से हवा के रूप में यहाँ पे शैवाल बनने लगी, धीरे धीरे छोटी सी शैवाल बढ़ी, ठीक है। अब क्या होगा कि 200-400 साल के बाद या 50 साल के बाद, 20 साल के बाद शैवाल के बाद थोड़े से ऐसे पौधे आएंगे जो शैवाल से थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, जिनमें पत्तियाँ भी दिखाई देंगी, फूल भी दिखाई पड़ेंगे। और फिर 10-50 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि यही पौधे बड़े होने लगेंगे और फूल भी आएगा, फल भी आएगा, और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इतने बड़े पौधे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ठीक है, ये। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जीव जंतु भी आने लगेंगे और फिर यहाँ पे एक घास मैदान आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल पैदा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है कि चट्टान से पौधे बनने और फिर उस पौधे का वहीं पे स्थानिक हो जाना, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रमण बोलते हैं, ठीक है। कि जहाँ से कुछ भी नहीं था, जहाँ पे पैदा भी नहीं हो सकता था पेड़ पौधा, बारिश भी नहीं थी, वहाँ से लेकर एक जंगल तक पैदा होने की, जंगल और वहाँ पे जीव जंतुओं का आना, उस पूरी कम्युनिटी को, पूरी प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से, और अब इससे संबंधित डेटा या जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम ये पूरा टॉपिक फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भी मिट गया शायद, ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो जो चरण हमने बताए हैं वही चरण आगे दिए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला चरण हो जाएगा न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब नग्नपन, नग्न होना, खाली स्थान बनना, ठीक है। तो कोई ऐसा क्षेत्र जो खाली है, नई चट्टान है या जली हुई ज़मीन है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी उग नहीं रहा है, ये फर्स्ट चरण हो जाएगा। सेकंड इन्वेजन। इन्वेजन मतलब प्रवेश करना,
जहाँ पर अग्रणी प्रजातियाँ आती हैं, जैसे शैवाल हो गया छोटा छोटा, ठीक है, लाइकेन, मॉस, फर्न। इसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन होता है, जैसे 2-4 प्रजातियों के पौधे आए, उनमें कंपटीशन होगा कि कौन जीवित रह पा रहा है या कौन नहीं रह पा रहा है, प्रतिस्पर्धा होगी। फिर जो नई जाति बचेगी वो प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ती चली जाएगी, पर्यावरण की परिस्थितियों को देखती चली जाएगी, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये क्या होता है, ये स्थिरीकरण या चरम समुदाय होता है। एक ऐसा समुदाय आएगा जो सबको कम्पीट करके अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर लेगा और वो अपना क्षेत्र को अपनी टेरिटरी मानेगा और वो वहाँ पे स्थानिक बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपना रुआब जमाएगा कि अपना अधिकार जमाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, मान लेते हैं प्राइमरी की बात करते हैं पहले। प्राइमरी क्या होता है कि बहुत पहले, मान लो जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, तब क्या था, यहाँ पे चट्टान थी एक, ठीक है। फिर चट्टान से जीवन शुरू हुआ और फिर मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे जीवन स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं, यहाँ पे सबसे पहले चट्टानें ही थी, फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट हो रहा जीवन। फिर शैवाल आई, फिर बड़े पौधे आए और फिर जीव जंतु आए। ये जो होगा ये होगा प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक पूरा जंगल था, ठीक है, ये पूरा जंगल था या घास का मैदान था, पर क्या हुआ, किसी कारणवश मान लो हिमयुग आया या फिर आग लगी, सब बर्बाद हो गया, आग लगी, सब नष्ट हो गया, ठीक है, सब नष्ट हो गया। अब यहाँ पे खाली मैदान पड़ा, पर धीरे धीरे बारिश हुई, फिर से पेड़ पौधे आए, फिर पेड़ पौधे बड़े हुए, कंपटीशन हुआ, फिर एक चरम कम्युनिटी बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि ये थोड़ी सी प्रक्रिया फास्ट होती है, ठीक है, और उससे प्राइमरी होती है वो उससे धीम होती है, क्योंकि उसमें पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। और ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार जंगल बन चुका है, तो यहाँ पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी हम देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। तो अगर बात करें क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण, या उन क्षेत्रों से शुरू होता है जहाँ पहले से कोई जैविक जीवन नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, पहले चट्टान थी, ठीक है। जैसे कोई नया ज्वालामुखी द्वीप हो गया, नया ग्लेशियर हो गया, भूमि नग्न चट्टान हो गई। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, द्वितीय अनुक्रमण होता है। ये पूर्ववर्ती समुदाय के विनाश के बाद नया विकास विकसित होता है, जहाँ पे मिट्टी मौजूद होती है ऑलरेडी, ठीक है। जंगल में आग लगने के बाद, बाढ़ आने के बाद, पुनर्विकास के बाद जो है फिर से विकास होता है, ठीक है। तो इसमें अग्रणी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, नग्न चट्टानें आना, लाइकेन, फिर छोटे वर्षीय लाइकेन पौधे, फिर बहुवर्षीय शाक सब्जी आती है। फिर मध्यम में क्या आता है कि घास फूस हो गया, झाड़ियाँ हो गई। और चरम उत्कृष्ट समुदाय क्या होता है, बाह्य और सहपर्यावरणीय, मतलब पर्यावरणीय बदलावों को सहने की कैपेसिटी इनमें होती है, ठीक है। तो देख ही सकते हैं आप लोग, ये भी देख सकते हैं सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी या पूरा विकसित जंगल था, फिर इसमें आग लगी तो ये फिर से नग्न हो गया, अब फिर से पत्थर आया, फिर घास आई, फिर पेड़ पौधे आए, फिर यही सिचुएशन बनने में ये हो गया, तो ये सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एक चीज़ आती है ये बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होती है। इसका कहना क्या मतलब क्या होता है कि ये कंपटीशन होता है, यहाँ पे 2 जीव समान संसाधन के लिए लड़ते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे 2 जीव एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं, समान भोजन के लिए, ठीक है। मान लेते हैं एक जंगल है और वहाँ पे किसी प्रकार से कोई लोमड़ी आ गई और वहाँ पे 2-3 शेर हैं, 4-5 शेर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा, वो आपस में लड़ेंगे कि मैं खाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि सबका नुकसान होगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जो जीत जाएगा वो मिलेगा, बाकी सब भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे शेर और लकड़बग्घा हो गया, तो ये दोनों भोजन के लिए लड़ रहे हैं, इसमें ये जीतेगा तो ये जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा, ये जीतेगा तो इसमें क्या है, और अगर जीतेंगे भी तो हो सकता है ये आधा आधा मिले। मान लो इसको ये पूरा खाने की कैपेसिटी रखता है, पर मिलेगा इसको आधा ही, तो आधा ये खाएगा, आधा ये खाएगा, 3-4 दिन के बाद भूख के मारे दोनों मर जाएंगे। तो इसमें दोनों को नुकसान होता है, दोनों की भूख नहीं मिट पाती है, ठीक है। अगला हो जाएगा अपना परभक्षण, प्रीडेटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक जीव को तो फ़ायदा होता है पर दूसरे को नुकसान हो जाता है। जैसे एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है। अब मान लो शेर और हिरण है, इन दोनों में क्या होगा कि अब ये शेर इसको मार के खा जाएगा, तो ये तो मर गया, इसको तो नुकसान हो गया, पर इसको भोजन मिल गया, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होता है, परजीविता, ठीक है।
परजीविता मतलब पैरासाइटिज्म होता है। पैरासाइट मतलब एक जीव दूसरे पर डिपेंड होता है। मान लेते हैं एक, और इसमें क्या होता है, एक को इसमें भी लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग जैसे हैं तो हमारे अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं या वायरसेस आ जाते हैं, जीव जंतु, ठीक है। तो ये टेप वर्म होता है जो कि मनुष्य की आंत में आके बैठ जाता है। तो ये अपना फ़ायदा उठाता रहता है, अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, और हमारा लोगों का डाइजेशन सिस्टम खराब होता रहता है और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती रहती हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, सहजीविता। इसको बोलते हैं सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, एक दूसरे से दोनों को लाभ होता है। जैसे मधुमक्खी और फूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये पेड़ पौधा है, ठीक है। अब मधुमक्खी यहाँ पे आएगी, इसका रस चूसेगी, तो क्या होगा, रस चूसेगी, इसको फ़ायदा मिलेगा। और जाने न जाने में, अनजाने से ही इस पेड़ पौधे के जो पराग कण होते हैं, ठीक है, पराग कण क्या होंगे, इसके पैर में चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो यही मधुमक्खी जब दूसरे फूल पे जाएगी तो इस फूल के पराग कण यहाँ पे छोड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएंगे, ये पौधे से फिर बीज बनेंगे, दूसरा पौधा आएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों की प्रक्रिया पूरी होगी। इसको शहद मिलेगा, इसका निषेचन हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सहभोजिता। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। इसमें एक को तो फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता है, ये मतलब अप्रभावित रहता है। तो एक को लाभ, दूसरा अप्रभावित। इसमें क्या है कि रामोर मछली, शार्क, सुरक्षा की बात करें तो ऊपर एक मछली चल रही है, ठीक है, और उसके नीचे या उसके आसपास दूसरी मछली चल रही है। तो इससे क्या होगा कि इन मछलियों से बड़ी और इससे छोटी, अगर कोई मछली इस छोटी मछली को खाने आएगा तो ये देखेगा कि अरे यहाँ पे तो बड़ी मछली है, ये तो मेरे को ही खा जाएगी, तो क्या होगा, इसके आसपास नहीं आएंगी, तो उसकी सुरक्षा में ये भी बच जाएंगी, ठीक है। तो इसमें इसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पर इनको फ़ायदा हो रहा है। अगला हो जाएगा अमेंसलिज्म। इसको हम बोलते हैं अंतर्जीवीय परजीविता। इसमें एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लेते हैं क्या होता है कि अखरोट का पौधा अन्य पौधों की वृद्धि रोक देता है। मान लेते हैं ये एक बहुत बड़ा पौधा लग गया है, अखरोट का है या आम का है। अब उसके नीचे अगर दूसरी फसल कोई बोओगे तो क्योंकि इसके नीचे छाया होगी, तो छाया में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, इसकी जड़ें फैली होंगी तो मिट्टी टाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे दूसरा पौधा पनप नहीं पाएगा। तो क्या होगा, इसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर इसको नुकसान हो जाएगा, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, सहजीविता, सहभोजिता और अमेंसलिज्म, ठीक है, अंतर्जीवी परजीविता, ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर अपना टॉपिक आता है अगला, प्रजातियों के प्रकार, ठीक है। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपने देखा होगा कि ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो कीस्टोन और दूसरा फ्लैगशिप, ठीक है। फ्लैगशिप प्राणी या प्रजाति कौन सी है, तो देख लेते हैं। अगर बात करें केंद्रस्थ प्रजाति या की स्टोन, केंद्र मतलब ये केंद्रीय प्रजाति होती है, की स्टोन होती है, ये बहुत ही मतलब बेस होती है, नींव होती है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में असमानुपातिक प्रभाव रहता है इसका, ठीक है। जैसे क्या होगा, समुद्री उदर हो गया, भेड़िया हो गया, कोरोनल स्टारफिश हो गया, मधुमक्खी हो गया, हाथी हो गया, इनसे क्या है कि इनके ऊपर अन्य लोगों की भी डिपेंडेंसी बढ़ी रहती है। मान लो भेड़िया की बात करें तो भेड़िया अगर नहीं होगा तो भेड़िया से जो छोटे जीव जंतु होंगे उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो पूरे घास क्षेत्र को ख़त्म कर देंगे, पूरी घास चर लेंगे, तो मैदान पूरा ख़त्म हो जाएगा। और हाथी क्या होता है, अगर हाथी नहीं होगा तो जो अन्य चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये मधुमक्खी की क्या बात है, मधुमक्खी नहीं होगी तो पेड़ों पौधों का परागण नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे निषेचन नहीं होगा, पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति मतलब इनके संरक्षण से कई अन्य चीज़ें या अन्य प्रजातियों का संरक्षण भी हो जाता है, जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, गौर हो गया, गैंडा हो गया, कश्मीरी हिरण हो गया, समुद्री कछुआ होगा। अब मान लो भारत में देख लो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। उससे क्या है कि बाघों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे वन क्षेत्र को क्या है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जिस एरिया को राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है वहाँ पर मानव हस्तक्षेप बिल्कुल कम हो जाता है। वहाँ पर खाद्य या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करी जा सकती हैं जिससे कि शेर या जानवर को नुकसान हो। तो उस शहर के साथ में अन्य जैसे हाथी हो गया, बाघ के साथ अन्य छोटे जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उनका भी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। सुरक्षा यहाँ पे केवल टाइगर की जा रही है, पर जाने अनजाने में इसके चक्कर में वहाँ पे जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है।
झंडा प्रजाति मतलब फ्लैगशिप प्रजाति। ये क्या होता है, ये जन जागरूकता व धन संग्रह के प्रतीक होते हैं। जैसे पांडा हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, गैंडा हो गया, व्हेल हो गए, ईगल हो गए, ठीक है। अगले की बात करते हैं संकेतक प्रजाति। जैसे इंडिकेटर, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। जैसे मेढक हो गए, लाइकेन हो गई, मछली हो गई, मछली खोर हो गए, पक्षी हो गए, कोरल्स हो गई। ये कैसे दिखाते हैं दर्शता। अगर मेढक की बात करें तो मेढक को देखते होगे बारिश के मौसम में ये आवाज़ करते हैं। इससे हमको क्या इंडिकेशन मिलता है, लोगों में, गाँव में, लोगों में आपने सुना भी हो, अरे यार मेढक बोल रहा है, अब तो बारिश होने का मौसम है, अब तो बारिश होगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ अब बारिश का मौसम आने वाला है या बारिश होगी। और लाइकेन का क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषण को बताते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि उस जलीय क्षेत्र में वहाँ पे जल प्रदूषण क्या लेवल क्या है, वहाँ पे एयर की प्रदूषण का लेवल क्या है, ठीक है। मछली या मछली खोरों की बात करें तो जैसे ही मछलियाँ मरने लगें तालाब या आसपास में, तो समझ जाओ वहाँ का पर्यावरण खराब हो चुका है, वह पानी दूषित हो चुका है, ठीक है। कोरल रीफ क्या है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। तो इससे कोरल भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ये कैरेक्टरिज्मिक स्पेसीज। ये क्या होते हैं, ये आकर्षक लोकप्रिय होते हैं। जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, डॉल्फिन, गोरिल्ला, ठीक है। और एंडेमिक प्रजातियों की बात करें तो ये ऐसी स्थानिक प्रजातियां होती हैं जो केवल उसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती हैं। जैसे कंगारू हो गया तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लीमूर हो गया तो केवल मेडागास्कर में ही पाया जाता है। काजू बेरी हो गया अमेजन में ही पाया जाता है, मतलब अमेजन वर्षावन में, ठीक है। GBI हो गया मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, विलुप्त प्राय प्रजातियाँ, इनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पेसीज। ये विलुप्त होने की खतरे के पास में है, ठीक है। जैसे गैंडा हो गया, कछुआ हो गया, बाघ हो गया, सुमरा, हिरण, ब्लू व्हेल। फिर प्रवासी प्रजातियाँ होती हैं, इनको हम लोग माइग्रेटरी स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। ये मौसमी प्रवास करते हैं। जैसे साइबेरियन सारस हो गया, आर्कटिक टर्न हो गया, नीली व्हेल होगी, तितली, बत्तख। ये क्या करते हैं कि जैसे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हुई, बढ़ा मौसम, तो ये कुछ टाइम के लिए ठंडी वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे। फिर जब ठंडी यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाएगा फिर 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर कुछ होती है इन्वेसिव स्पेसीज, मतलब ये आक्रामक होती हैं, ये दूसरों को नुकसान पहुँचाती हैं। ये नए क्षेत्र में फैलकर तेज़ी से स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुँचा देती हैं। जैसे जलकुंभी हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, अफ्रीकन कैटफिश हो गया, नीलमणि बेरी हो गया, ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो गया, ये हो गए। फिर पुनर्स्थापित प्रजातियाँ, ठीक है, री इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज। ये क्या होती हैं, विलुप्त क्षेत्रों में इनको फिर से लाके छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे इनको फिर से बढ़ाया जा सके। जैसे एशियाई शेर हो गए, गिर जो कि गुजरात में लाए गए हैं, चीता, गोर, भेड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा कि इकोटोन और एज इफेक्ट क्या होता है। देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। इकोटोन ये होता है, ये मान लेते हैं एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है। अब ये क्या है, ये दलदल मान लेते हैं, ये क्या है, ये घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है। ये क्या है, ये पेड़ पौधे मतलब जंगल है, मान लेते हैं जंगल है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी घास जमी होगी, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे घास है और यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है। तो और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो खाली पड़ा है, अभी कुछ नहीं यहाँ पे। आप देखेंगे कि 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल के बाद क्या होगा, ये घास धीरे धीरे इधर फैलती चली जाएगी। तो ये घास यहाँ से पूरी घास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये घास हो जाएगी, ठीक है, ये घास हो जाएगी। और ये धीरे धीरे ये इधर को शिफ्ट होगा, धीरे धीरे ये इधर के शिफ्ट होंगे। तो क्या होंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे भी बड़े बड़े हो जाएंगे। और क्या होगा कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इधर की विशेषताएं भी रखते हैं, इधर की विशेषताएं भी रखते हैं। घास का मैदान, घास भी हो गई, पेड़ पौधे भी हो गए। और कुछ टाइम के आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें या ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो ना तो यहाँ पे होंगे ना ही यहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक अलग विशिष्ट पहचान बन जाएगी। और क्या होगा कि मान लो जो पर्यावरणीय खतरे ये नहीं झेल पा रहे होंगे और ये नहीं झेल पा रहे होंगे, ये आसानी से झेल पा रहे होंगे, जहाँ आसानी से वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे होंगे। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है, ये हो जाएगा अपना इकोटोन। और इसी क्षेत्र में इतनी ज़्यादा जैव विविधता बढ़ जाए कि इसके 5-6 गुना हो जाए, इसके 5 गुना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जैव विविधता हो जाए
कि कुछ पूछो ही मत। तो इसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EADGE, एज इफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एज इफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। बाकी हम अभी लिखा है वहाँ से देख लेंगे, ठीक है, अगर जिसकी समझ में नहीं आया तो। पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कठिन समझाता हूँ कि आप लोग समझ में ना पाएँ। मुझे लगता है बहुत आसानी से आपकी अपनी गाँव वाली या हमारी रीजनल लैंग्वेज में ही बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो, ये इधर जंगल हो गया, उधर घास का मैदान हो गया, पर यहाँ पे क्या है, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसे पेड़ पौधे मिल रहे हैं या ऐसे घास के मैदान मिल रहे हैं जो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो इधर की विशेषताएं भी रखते हैं, इधर की रखते हैं। तो ये इनकी अपनी सेंस ट्रांजिशन जोन हो जाता है। ठीक है, इकोटोन, संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पे अपनी अलग पहचान बन जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के मिलने वाला संक्रमण क्षेत्र ही इकोटोन कहलाता है। ठीक है, यह दोनों क्षेत्र तंत्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जैसे जंगल, घास का मैदान, नदी, भूमि और समुद्र तट, जहाँ समुद्र तट, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अब एज इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सीमांत क्षेत्र में दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रजातियां मिलने के कारण जैव विविधता अधिक हो जाती है और बढ़ जाती है। इसको हम लोग सीमांत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, पोषक तत्व आदि में बदलाव के कारण यहाँ अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रजातियों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, ये सीमांत क्षेत्र। बात करते हैं कि जंगल, घास भूमि की सीमा पर जंगल और घास भूमि दोनों के जीव पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और बात करें तो अपना क्या पूरा ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें सारी चीज़ें देख लिया है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ है ये, हाँ, तो इसमें हम लोग ये भी देख लिया, ये भी सारी चीज़ देख ली। ठीक है, ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें से जो भी हमने पढ़ा है साथ में बैठ के, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये वीडियो आपके काम की थी। ठीक है, और अगर काम की है तो वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके, वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें अगला टॉपिक हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और वीडियो भी लाइक कर दीजिए होगा। ठीक है, कर दिया होगा, और कमेंट भी कर दिया कीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिल सके, है ना, कि हाँ, वीडियो का फ़ायदा किसी को हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ।